हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर से मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ में। जैसा कि हम जानते हैं, कल से हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। इतिहास को जानना हमने प्रारंभ किया था कल से। और इतिहास के कितने भागों में बांटा इतिहास को, हमने कुछ जानकारियां इकट्ठी की थी और हमने स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास। तो हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कल का। तो प्राचीन इतिहास हमने स्टार्ट किया था और हमारे इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को बांटा, प्राचीन इतिहास को। और क्योंकि इन तीनों में भी किसका ज़्यादा वेटेज था या किसका ज़्यादा पोर्शन लंबा, या जैसे लेंथ हम बात करें लेंथ की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा था प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इसका समय बहुत ज़्यादा अधिक था। इसलिए इसको फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया 2 पार्टों में, 2 भाग में से वापस डिवाइड कर दिया गया, पाषाण युग और ताम्र युग। तो पाषाण युग, जब मनुष्य के पास में क्या, हमारे पास में क्या होते थे, ओनली पत्थरों के औजार हुआ करते थे। और पत्थरों के औजार में जैसे ही हमने थोड़े बहुत सभ्य हुए और जैसे ही हम सभ्य बने, तो हमने आविष्कार कर दिया तांबा का और हम पहुंच गए ताम्र युग में। तो हमने पाषाण युग के बारे में बात की थी। पाषाण युग को फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया था 3 पार्टों में। हमने बात की थी पुरापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नवपाषाण काल की। हमने बात की थी पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में पत्थरों से आग का आविष्कार किया था। और बाद में मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में उसने पहिए का आविष्कार किया और साथ में ही पशुओं को पालना भी उसने स्टार्ट किया। और जैसे ही नवपाषाण में आता है, वो कृषि भी स्टार्ट करता है अपनी। तो कृषि स्टार्ट कर दी नवपाषाण में और काफी सभ्य हो चुका था मनुष्य, इसलिए आविष्कार किसका कर दिया, तांबे का। और हम पहुंच गए किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। और कल की क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में भी। आद्य ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, 2 चीज़ों की हमने जानकारी प्राप्त करनी है, किनमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होती है और बाद में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, और जैसे इन दोनों का पोर्शन खत्म होता है तो हम आ जाएंगे, हम गंतव्य कर जाएंगे किसमें, ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में आते ही हम जैसे कि जितने भी स्रोत हैं वो पढ़ने लायक भी थे ऐतिहासिक काल में, और पारिवारिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी ऐतिहासिक काल में। तो हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में बात करेंगे महाजनपदों के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो लेट्स चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटोस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल को हम आज पढ़ेंगे और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से हम। तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले बात यही करते हैं कि सभ्यता होती क्या है। देखो, सभ्यता वो होती है जो पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर व्यक्तियों द्वारा, मतलब किसी भी एरिया विशेष में, क्षेत्र विशेष में जितने भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, उनमें नगर नियोजन में, या जितना भी नगर नियोजन वहाँ का है, वो पर्टिकुलर एक ही सभ्यता से चलता रहे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे दीपावली मनाते हैं अभी, तो जिस दिन दीपावली होगी उस दिन सारे ही मिलकर दीपावली बनाते हैं, ये हमारी सभ्यता हो गई। और इसके साथ ही काफ़ी विश्व में भी काफ़ी प्रचलित और भी सभ्यताएं हैं। जैसे मैं बात करूं मेसापोटामिया की सभ्यता, इराक का ही पुराना नाम मेसापोटामिया है। और उसके बाद में बात करें मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, और चीनी सभ्यता, काफ़ी सभ्यताएं और भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है इतिहास में और वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में सबसे प्राचीन या विश्व की सबसे प्राचीनतम अगर कोई सभ्यता है तो वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं पहले कि सिविलाइजेशन का पता कैसे चला। तो हम जानते हैं कि रेलवे का, हमारे भारत में रेलवे का विकास किसने करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही 1850 में मालगाड़ी चलवाई रुड़की में। और पहली पैसेंजर ट्रेन या यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर के ट्रैक पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलवाई गई। तो उस टाइम में जो क्रांति थी किसकी, रेलवे के अंदर इतनी क्रांति आ चुकी थी, क्योंकि माल को अंग्रेज क्या करते थे, माल को एक्सपोर्ट इसी से करते थे। और सबसे एक अच्छा तरीका था रेलवे का। तो रेलवे का काम बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ने लगा, भारत में तेज़ी से उसका काम बढ़ने लगा। तो उसके बाद में भारत में अलग अलग जगहों पर रेल की पटरियां बिछाई जाने लगी। तो अलग अलग जगहों पर रेल की पटरियां बिछाई जाने लग रही थी। तो जब कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाई जाने लगी,
और वहाँ पर जो बड़े बड़े टिब्बे थे, मतलब जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, उन टीलों को मतलब उसकी खुदाई करके मिट्टी को समतल किया जा रहा था। तो समतल किया जा रहा था, तो जैसे वहाँ पर खुदाई स्टार्ट की, तो खुदाई स्टार्ट की तो वहाँ पर कुछ अवशेष मिले। ऐसा लगा उनको कि यहाँ पहले कुछ या तो रहा होगा या कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पनपी होगी। तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया, और जैसे ही काम को आगे बढ़ाया और तेज़ी से काम या तेज़ी से खुदाई चालू हुई वहाँ पे, तो इस खुदाई के दौरान इतने ज़्यादा अवशेष उनको प्राप्त हुए अंग्रेज़ों को कि उनको वो नज़रअंदाज नहीं कर सके। और फिर बाद में जब वो ज़्यादा निकलने लगे, तो उसके बाद में 1856 में पहली बार इन अवशेषों को इकट्ठा किया गया। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर किनिंगम। अलेक्जेंडर किनिंगम द्वारा इन अवशेषों को पहली बार इकट्ठा किया गया, लेकिन ये किसी तथ्य पर तो नहीं पहुंच पाए। और अलेक्जेंडर किनिंगम को ही भारत का पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पहली बार अवशेषों को इकट्ठा करके तथ्यों पर जाने की कोशिश की, बट ये कहीं इन खोज को कंप्लीट नहीं कर सके। इसके कारण जब फिर भारत का वाइसरॉय बन के आया लॉर्ड कर्जन, जो भारत का एक बदनाम वाइसरॉय के नाम से जाना जाता है, 1899 से 1905 तक ये भारत के वाइसरॉय रहे। लेकिन ये लॉर्ड कर्जन खुद ही एक खगोलवेता थे, खुद ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इन्हें सबसे पहले इंटरेस्ट लिया, और उन्हें जो दब गए थे, जो रह गए थे और कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे, उनको दोबारा से उनकी रिसर्च करवाई और स्थापना करवा दी भारत में। किसकी? एएसआई की स्थापना करवा दी। एएसआई की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवा दी, एएसआई डिपार्टमेंट की। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की भारत में स्थापना हुई 1905 में, और इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया कहाँ? कोलकाता में। इंडियन म्यूजियम इसका हेडक्वार्टर है, कोलकाता में जो पड़ता है। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया जॉन मार्शल को इसका पहला अध्यक्ष बना दिया गया। और जॉन मार्शल को काम सौंपा गया और बताया गया कि जाइए और जिन जगहों पर अवशेष मिले हैं उन जगहों पर खुदाई करवाइए और पता कीजिए कि ज़मीन के नीचे से कौन से राज छुपे हैं जो अभी तक हमें पता नहीं। तो जॉन मार्शल ने दो टीम बनाई, और दो टीम में से फर्स्ट टीम का हेड बना दिया गया दयाराम साहनी को, और सेकंड टीम का हेड बना दिया गया आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं ये। आर.डी. बनर्जी को दूसरी टीम का हेड बना दिया गया, और दयाराम साहनी को फर्स्ट टीम का हेड बना दिया गया। और लंबे समय की खुदाई के बाद जब दयाराम साहनी ने फर्स्ट सफलता हासिल की और 1921 के अंदर पूरा का पूरा शहर खोज निकाला ज़मीन के अंदर से, दयाराम साहनी ने 1921 में पूरा का पूरा शहर खोज निकाला, और हड़प्पा को पूरा का पूरा शहर जो मिला ज़मीन के अंदर से निकाला, और पहली सफलता हासिल की किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में। और अगले ही साल राखलदास बनर्जी को भी सफलता प्राप्त हुई, और 1922 के अंदर इन्होंने भी खोज निकाला मोहनजोदड़ो, जो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा जो 1921 में मिली वो रावी नदी और लाहौर के पास में इसकी खोज हुई। तो अब ये दोनों की दोनों स्थल कहाँ के थे? सिंधु नदी घाटी के। तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सिंधु की सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। जब दोनों ही स्थलों की खुदाई हो चुकी थी, तो अब हमारे खगोलवेताओं के सामने एक प्रश्न था, और वो था कि अब इसको कैसे जांचा जाए कि ये वैदिक सभ्यता से पूर्व की है या उससे नवीन है। तो तिथि जानने के लिए पता लगाने के लिए, किसी का भी उम्र पता लगाने के लिए, किसी भी सभ्यता की या किसी भी चीज़ की, तो हम साइंटिफिक एक तरीका है वो है C-कार्बन या कार्बन-14। तो C-14 का मतलब होता है, और ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि किसी की भी उम्र का पता हम लगा सकते हैं, किसी का भी समय या काल का हम पता लगा सकते हैं। तो इससे जब पता लगाया गया, और जबकि 1921 के पहले हमें इतना ही पता था, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता हम कौन सी मानते थे हमारे देश की? वो थी वैदिक सभ्यता, क्योंकि आर्य आए थे BC, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले। और हमें पता लगा कि ये तो इसका कार्यकाल जब निकल के आया, या इसका काल निकल के आएगा 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से
1700 ईसा पूर्व। और जब पता लगा और एक सनसनी केस का खुलासा हुआ और इतिहास के पेचों में या इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया, और वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे पहले 1921 के पहले मैंने बताया कि पहले सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की कौन सी मानी जाती थी, वैदिक सभ्यता। तो अब इतिहासकारों के सामने एक क्वेश्चन एक और था, क्योंकि क्या ये दो ही, अभी तो दो ही स्थल मिले, क्या और भी उत्तर भारत में और भी ऐसे ही स्थल पाए जाते थे? तो जब खुदाई निरंतर चलती रही तो इतने सारे स्थल यहाँ से खुदाई में मिले। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। और कंप्लीट खुदाई के पश्चात में प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा भारत में मिले। अफगानिस्तान में 475 स्थल इसके प्राप्त हुए, और अफगानिस्तान में सबसे कम 2 स्थल प्राप्त हुए। पाकिस्तान में 475 स्थल और भारत में 925 स्थल। और भारत में भी सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ प्राप्त हुए? गुजरात में। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए? तो गुजरात में। अब हम बात करते हैं इसके ट्राइंगल शेप की, त्रिभुजीय आकार की। तो इसका आकार कौन सा है? त्रिभुजीय। तो हम देखते हैं कि सबसे नॉर्थ में जो स्थल है, सबसे नॉर्थ में स्थल है कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। ये एक स्थल है, नॉर्थ स्थल या उत्तरी स्थल, उत्तरीतम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? मांडा। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो साउथ का अगर एरिया देखें, दक्षिण का, तो दक्षिण में कौन सा स्थल प्राप्त होता है? तो देमाबाद में स्थल प्राप्त होता है, गोदावरी नदी के किनारे। महाराष्ट्र में पड़ता है देमाबाद। तो आपको पता रखना है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? देमाबाद। और देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। हम बात करते हैं पूर्वी स्थल की। तो पूर्वी स्थल आलमगीर। आलमगीर पड़ता है मेरठ के अंदर, मेरठ यूपी के अंदर एक जगह है आलमगीर। आलमगीर में इसका पूर्वीतम स्थल पड़ता है, पूर्वतम स्थल पड़ता है, और वो हिंडन नदी। इन नदियों का आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंडन नदी, आलमगीर, मेरठ के अंदर आलमगीर पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और हम बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमतम स्थल की, तो देश का नदी के किनारे पड़ता है सूत कांगेड और बलूचिस्तान में। कौन सा? सूत कांगेड और बलूचिस्तान। और थोड़ी सी हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें इसकी, तो 1400 किलोमीटर दिख रही होगी आपको। ये यहाँ 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो वो 1300 किलोमीटर है। और फिर से बात करें हम तो पश्चिम से, ये दक्षिण से पश्चिम की लंबाई है 1300 किलोमीटर। और बात करते हैं पश्चिम से पूर्व तक की, तो वो 1600 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो हमने डायग्राम में देखा, इसको समझने की कोशिश की, और चलते हैं आगे थोड़ा सा और हम जानते हैं। अब इतने सारे स्थल मिलने के बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में जो स्थली कौन सा मिला था? हड़प्पा। सबसे पहला स्थली कौन सा मिला था? हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है, या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम सैंधव सभ्यता भी इसे बोला जाता है, इसे सैंधव सभ्यता। तो इसको भी आपको याद रखना है, सैंधव सभ्यता भी इसे ही बोला जाता है। और इसी के जो निवासी थे वो कॉपर और टिन को, या तांबे और टिन को मिलाकर किसका निर्माण कर देते हैं? ब्रोंज का या कांस्य का निर्माण कर देते हैं। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोल दी जाती है। आगे चलते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कौन सा है? त्रिभुजा शेप में है, ट्राइंगल शेप में इसका आकार है। और इसकी नगर जो नियोजन और जल निकासी प्रणाली, अब आप सोचो कि उस टाइम में, उस इतने 4,000 साल पहले ही जल को निकालने या जल की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। आजकल गाँव में तो नालियाँ अभी नहीं मिलती, और उस 4,000 साल पहले हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी कि शायद ही वर्ल्ड में कहीं भी इतनी फैसिलिटीज़ हुई करती होंगी शायद। अब हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल से, तो कितनी की क्या क्या हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? इसकी खोज की 1921 में, 1921 AD या ईसा पूर्व, ईस्वी। 1921 ईस्वी में
बाई राखलदास मतलब दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। और सबसे बड़ी इमारत, क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी एक 12 कक्षों का अन्नागार। एक सबसे बड़ा एक 12 कक्षों का अन्नागार मिला। और वहाँ कौन कौन सी फसल के साक्ष्य मिले? जौ और गेहूं के, जौ और गेहूं के दाने प्राप्त हुए वहां पर। और आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि एक कब्रिस्तान भी मिला यहाँ, एक कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान मिला, और कब्रिस्तान को ही क्या कहा गया? R37 या समाधि 37 के नाम से जाना जाता है। क्यों समाधि 37 क्यों बोला गया? कि वहां जब खुदाई की तो 57 स्केलेटल 57 कंकाल तंत्र मिले, जिनमें से 20 पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड या पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, जिनका कोई मतलब जिनकी कोई छानबीन नहीं हो पाई। इसलिए 20 तो कंप्लीट डिस्ट्रॉयड हो गए, और बचे कितने? 37। तो इसलिए R37 इसको, इस समाधि स्थल को समाधि स्थल बोला गया। कौन सा? 37, R37। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा में जो शव होते थे उनको दफनाया जाता था, ना कि जलाया जाता था। हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता था शवों को। तो आगे चलते हैं। और इसमें प्राप्त हुई एक मूर्ति, और किसकी? उर्वरता की देवी की। उर्वरता की देवी से मतलब क्या है? एक लेडीज की मूर्ति थी, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा था, पौधा उगता हुआ बताया। कि इससे हमारे खगोलवेताओं ने क्या दिमाग लगाया या क्या सोचा? और उनका कहना है कि उन्होंने, हड़प्पा वासियों ने, जब जब वह कृषि करते थे तो कृषि करने के लिए धरती माता के रूप में वो मूर्ति बनाकर धरती माता की पूजा करते थे। इससे ये पता लगता है आगे, शंख से बना बैल। इससे इससे अनुमान ये लगाया गया कि शंख से बना बैल वहां पे मिला। इसका मतलब क्या है? कि बैल को भी औचित्य माना गया है वहां, वहां बैल को भी क्या सम्मान दिया गया है। हम बात करते हैं और आगे कि क्या और हमें वहां से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा से ही प्राप्त होती है बटन के आकार की मोहरें। बटन के आकार की मोहरें हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है, एक बार देख लेते हैं फिर से हम। कब्रिस्तान मिला जिसको R37 बोला गया। इसके बाद में सबसे बड़ी इमारत, यहाँ की सबसे जो फेमस इमारत हुई, 12 कक्षों का अन्नागार मिला, जिनमें जौ और गेहूं मुख्य फसल बताए गए यहाँ की। और उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई हड़प्पा से ही। शंख से बना बैल प्राप्त हुआ, और बटन के आकार की मोहरें भी प्राप्त हुई। तो ये कुछ चीज़ें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई। और हम आगे आगे वाली साइड पे या आगे वाले स्थल पे चलते हैं। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो इसकी खोज सर्वप्रथम या खोज इसकी हुई, तो खोज इसकी 1922 में हुई, अगले ही साल मैंने बताया था। वहाँ R.D. राखलदास बनर्जी ने की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, जो अभी रिसेंटली एक SSC का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हमें मिली एक विशाल अन्नागार। एक विशाल अन्नागार हमें वहाँ से प्राप्त हुआ, जो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। और उसके बाद में अगर हमें पूछे कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी एक विशाल स्नानागार। अब आप हमने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ 4,000 साल पहले भी बाथरूम हुआ करते थे नहाने के लिए। तो और क्या मिलता है वहाँ से? एक नटराज की मूर्ति में प्राप्त होती है। नटराज की मूर्ति का प्राप्त होना, इसका मतलब नटराज की मूर्ति का, और नटराज भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। और इससे ये पता लगता है कि भगवान शिव जो थे, उन्होंने भगवान शिव का तांडव करते हुए रूप है नटराज। और हमें इससे ये भी सूचना प्राप्त हुई कि हमारा सबसे प्राचीनतम नृत्य शैली कौन सी है? तांडव शैली। जो एक नृत्य है, भगवान शिव जो नृत्य करते हैं तांडव, वो एक नृत्य शैली है, सबसे प्राचीनतम मानी गई। और इसके अलावा क्या क्या मिला हमें वहाँ से? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। जो पशुपतिनाथ भी किसका अवतार था? शिव के अवतार ही थे पशुपतिनाथ। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हमें प्राप्त होती है वहाँ स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह हम जानते हैं, साठिया, जिसे हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो इस प्रकार का होता है लगभग, ये ऐसे दिखता है साठिया। तो साठिया को स्वास्तिक चिन्ह भी, अब ये उस टाइम में 4,000 साल पहले इसका चिन्ह वहाँ पे मिला।
तो सबसे प्राचीनतम जो साइन था इसका वो हमें वहाँ से मिला। और क्या मिला वहाँ से? एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई। हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला, एक पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली वहाँ से। जो सबसे बड़ी बात है किसकी थी? वो कांस्य की मूर्ति बनाई हुई थी और वो कांस्य की मूर्ति थी। तो मैं पूछ सकते हैं कि कांस्य की मूर्ति बनी हुई नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। आगे चलते हैं। मकान व नालियाँ पक्की ईंटों से निर्मित थी। और पक्की ईंटों से मकान और नालियाँ, अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नालियाँ भी पक्की ईंटों से निर्मित थी उस टाइम में। तो उस टाइम में जो वेस्टेज पानी था, वेस्टेज वाटर को भी एग्जिस्ट, घर से एग्जिस्ट करने के लिए ये नाली सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जिसे बोल सकते हैं, वो भी उस टाइम में ही स्टार्ट हो गया। यार कितनी कितनी सभ्यता होगी वो वहाँ उन दिनों में, जो 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। और वहाँ से प्राप्त होता है एक श्रृंगार दान। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाएं उस टाइम में भी श्रृंगार करती थी, उस टाइम में भी मेकअप सामान करती थी और मेकअप करती थी उस टाइम में भी महिलाएं। और क्या प्राप्त हुआ वहाँ से हमें प्राप्त होता है, हाँ, दो प्रशासनिक राजधानी। सिंधु घाटी की जो दो प्रशासनिक राजधानी, हमें पूछा जाए कि सिंधु घाटी की दो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, या जुड़वा राजधानी भी इन्हें बोला जाता है, और वह है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानी बताई जाती है। और इसकी वाणिज्यिक राजधानी लोथल है। वाणिज्यिक राजधानी लोथल, क्योंकि लोथल एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, वहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था सामान लोथल से ही। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात बहुत पुराना पोर्ट है, बहुत पुराना एक बंदरगाह है लोथल में। और वहाँ सामान इजिप्ट या मिस्र भी जाता था सामान, और उनसे सामान का आयात निर्यात करते थे यहाँ के लोग। तो हम थोड़ी सी स्टैटिक जानकारी भी ले लेते हैं थोड़ी सी, और वो स्टैटिक जानकारी रहेगी हमारी कि भारत की, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीच में 2 मिनट भारत के बारे में, कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। अगर हमें पूछा जाता है कि सांस्कृतिक राजधानी भारत की कौन सी है, तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। कौन सी है? वाराणसी। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी और वाणिज्यिक राजधानी मुंबई। और विरासत राजधानी, अगर हमें पूछा जाए विरासतीय राजधानी कौन सी है भारत की, तो विरासतीय राजधानी कोलकाता या कलकत्ता है। और हमें पूछा जाए प्रशासनिक राजधानी, हम जानते हैं नई दिल्ली, तो दिल्ली हमारी प्रशासनिक राजधानी है। तो ये चारों राजधानियों का बारे में हमें पता होना चाहिए कि वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, विरासतीय राजधानी कोलकाता और प्रशासनिक राजधानी दिल्ली। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की, वो है चनूदड़ो। चनूदड़ो एकमात्र, चलो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, सो अब हम कल बात करेंगे बाकी जितने भी स्थल यहाँ से खुदाई में निकले और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम सारे तथ्यों पर कवर करेंगे। और आज के लिए थैंक यू, इतना ही। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।